हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। हमारी मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड थ्योरीज के अंदर जो हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसकी अब ये 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में जैसे हमने कल नियो क्लासिकल अप्रोचेस को स्टार्ट करा था और उसमें हमने पहली अपनी थ्योरी या अप्रोच को पढ़ लिया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को। आज हम सेकंड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। असल में ये थ्योरी कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं ये थ्योरी है भी नहीं, क्योंकि असल में ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करके बनी हुई है। तो इसके अंदर दो थ्योरीज आती हैं जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक हमारी मैस्लो, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी जो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी की कही जाती है, और एक डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये दोनों थ्योरीज को हम बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हैं कि बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी बनती है। ठीक, लेकिन ऐसे कोई सेपरेट थ्योरी नहीं डेवलप्ड है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए सो दैट आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए लेट्स बिगिन। जी, द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसको कई बार नियो क्लासिकल मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंडर ये आती हैं, और ये फोकस करती है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके उसके मोटिवेशंस को, उसके सोशल इंटरेक्शन को, इन सभी एस्पेक्ट को वो फोकस करके डेवलप करी गई है आपकी बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, इट इनकॉर्पोरेट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करती है थ्रू साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इन तीनों एस्पेक्ट्स को, इन तीनों को बेस बनाकर ये एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम यहाँ ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के ऊपर खास उस पर नहीं बात कर रहे हैं, या ओवरऑल उसका बिहेवियर। ठीक है, द बिहेवियरल अप्रोच वाज अ रिएक्शन टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। जो देखिए हमने बात करती है ना, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में कभी ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर बात ही नहीं करी जाती, उसके मोटिवेशन फैक्टर के ऊपर बात नहीं करी जाती, उसके साइकोलॉजिकल सोशल एनवायरमेंट की बात नहीं करी जाती। वहां सिर्फ आदमी को सिर्फ मशीन समझा, सॉरी मशीन भी नहीं समझा जाता, वहां सिर्फ मशीन के पार्ट समझा जाता है, मशीन ऑर्गेनाइजेशन को समझाया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही सारा ध्यान दिया जाता है। बट यहाँ पर उसका आप कह दीजिए कि बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सारा ध्यान, सारा फोकस इंडिविजुअल के प्रोडक्टिविटी पे दिया जाता है थ्रू एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, दीज अप्रोचेस फेल टू एडिकेट अकाउंट फॉर द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, ये अप्रोचेस क्या है, फेल हो जाती हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बात करती हैं। अब हर जगह फेल नहीं होती, लेकिन यहाँ सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट को ही ध्यान में रखा जाता है। देखिए, आप हमेशा ही अगर ह्यूमन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्टर्स को इग्नोर करेंगे तो भी ये बात सही नहीं है। ठीक, बट सबकी अपनी थ्योरीज हैं, सबने कहीं ना कहीं डेवलप करा और कुछ ना कुछ आपको सिखाया है, और उनके ही कॉम्बिनेशन फॉर्म में आगे चल के मॉडर्न थ्योरीज भी आई। ठीक है, फिलहाल हम बात कर लें अपनी बिहेवियरल थ्योरी की। बहुत सारे सोशलिस्ट आए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने, इन सभी ने मिलकर अलग अलग थ्योरीज दी, और उन थ्योरीज को एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में प्रेजेंट करा गया, लेकिन ये सभी किस पे थे, ह्यूमन के ऊपर थे बेस्ड। ठीक है, तो कौन कौन थे, जैसे कि अब्राहम मैस्लो, ह्यूगो मंसबर्ग, रेंसिस लिकर्ट, जिसे हमने लीडरशिप में लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ेंगे, डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा सबसे ज्यादा इस थॉट के अंदर, और यहाँ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर फोकस करा गया। ठीक, इसी की कंटिन्यूटी में आइए शुरू करते हैं कि हम, मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में कि दो थ्योरीज इसके अंदर हम एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। जब हम मैनेजमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें सबसे पहले पढ़ाई जाती है, और ये बेस एक क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन में। मोटिवेशन का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, मोटिवेशन में सबसे पहले मैस्लो की हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी के आपको पढ़ाई जाती है। ठीक, तो बात कर लेते हैं। इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का जन्म 1 अप्रैल 1908 में हुआ था। ठीक है, तो पूरा नाम इनका था अब्राहम एच मास्लो, या फिर अब्राहम हार्लॉर्ड
मास्लो, एच फॉर हार्लॉट। तो इनका पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो सिर्फ मैस्लो जानते हैं या अब्राहम मैस्लो जानते हैं। तो अब्राहम हार्लॉट मैस्लो इनका पूरा नाम था, और इनका जन्म मेनलो पार्क में कैलिफोर्निया के अंदर हुआ था। ये कौन थे? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एक फिलोसफर थे, जो सबसे बेहतर अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने साइकोलॉजी के अंदर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी, और दो बुक्स इनकी सबसे ज्यादा, दो वर्क इनके सबसे ज्यादा फेमस हुए, जो सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। एक टुवर्ड्स ऑफ साइकोलॉजिकल ऑफ बीइंग, अ साइकोलॉजिकल क्लासिक के नाम से, और दूसरा मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। इन दोनों के ही अंदर इन्होंने एक नीड ऑफ हायरार्की के बारे में डिस्क्राइब करा है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैस्लो ने ये बताया कि हर इंसान एक हायरार्की में, उसकी जो नीड होती है एक हायरार्की में होती है, और वो जब भी सेटिस्फाई होती है जब उसकी प्रायर, यानी कि उसकी पहली वाली नीड को आप सेटिस्फाई कर लेंगे। अनटिल और अनलेस आप उसकी नेक्स्ट लेवल की नीड उसकी अर्ज ही नहीं होगी, इसका कहना ये था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की को। तो ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है, ये जो आपको ट्राइंगल में दिख रहा है, ये आपका हायरार्किकल फॉर्म में इन्होंने एक बनाया है, और यहाँ पर बताई गई कि 5 तरीके की इंसान की नीड्स होती हैं, और ये नीड्स जब भी सेटिस्फाई होंगी जब पहली वाली नीड सेटिस्फाई होगी। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आप सबसे पहले इसके सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दें, नहीं, जब तक ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी आप इस तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए। तो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस करा? मैंने जैसे आपको बताया, अब्राहम हार्लॉर्ड मैस्लो ने इसको 1943 में अपने एक पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस करा था, और उस पेपर का टाइटल था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर, इस पेपर के अंदर इन्होंने पहली बार इस हायरार्की को रिप्रेजेंट करा था। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजिकल comprising a 5-tier model of human needs, often depicted एज हायरार्किकल लेवल विद अ पिरामिड। ये पिरामिड के थ्रू उन्होंने 5 तरीके के मॉडल को डिफाइन करा, और बताने की कोशिश करी कि इंसान की 5 तरीके की नीड्स होती हैं। तो अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज वन ऑफ द बेस्ट नोन फॉर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के नाम से इसको सबसे ज्यादा जो पहचान मिली या कहा जाता है, वो इस तरीके से। Maslow's theory said that our actions are motivated by certain psychological and physiological needs। तो इन्होंने क्या काम कहा कि आप जो मोटिवेट हो रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू, जिन जो एक्शंस आपको मोटिवेट करते हैं वो या तो कुछ तरीके के तो आपके साइकोलॉजिकल होते हैं या फिजियोलॉजिकल होते हैं, और दोनों ही बेस लेकर चलते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स की। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी होती हैं, ये बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन की। जब हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिनके बिना आप काम नहीं चला सकते या एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फूड, शेल्टर, वार्मनेस, हेल्थ, ये ऐसी बेसिक चीजें कि आपको चाहिए ही चाहिए। आप इस तरीके से सोचिए कि कोई इंसान अगर भूखा है, उसने 10 दिन से खाना नहीं खाया है, और उसने कोई कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, तो अगर आप उसे कपड़े रख दिए जाएं उसके सामने और खाना रख दिया जाए, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले खाने की तरफ भागेगा। उसकी जो पहली प्रायोरिटी होगी, जो अपनी पहली उसकी अर्ज, जो वो मोटिवेशन फैक्टर होगा, वो उस फूड को, उस शुदा जिसे आप कहते हैं भूख को, उसको शांत करने के लिए होगा। उस वक्त तक वो कपड़ों के बारे में नहीं सोचेगा। नेक्स्ट उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर काम क्या करता है उसका? कपड़े पहनने हैं अब मुझे। तो ये सारी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर रखे गए। देन देखिए, जब एक इंसान के पास क्या कहते हैं, खाना मिल जाए, उसे उसे कपड़े मिल जाए, उसके सर पे छत आ जाए, अब उसकी नेक्स्ट नीड जो अर्ज होती है वो होती है सेफ्टी की। अब रिगार्डिंग टू सेफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ सोशल सेफ्टी होती है, आपकी सिक्योरिटी होती है, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाता है। एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, भाई सेफ्टी का मतलब यही है ना कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो और स्टेबल हो। ठीक है, तो पहली वाली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी कि पहले आपको नौकरी चाहिए। किसी इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में जब तक एंट्री ही नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करेगा। पहले उसे जॉब चाहिए, फिर उसकी अगली जॉब जो होती है, अब वहां पर उसकी सेफ्टी नीड होती है कि अपनी जॉब को सर्वाइवल स्टेज से बढ़ाकर उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करे, कि ताकि वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके। ठीक है, अब वो जब ही कर पाएगा जब उसका दिमाग इस बात से हट जाएगा कि मेरी नौकरी भैया ऐसा ना हो कल चली जाए। तो जब तक वो डर, द फियर, फियर ऑफ दैट लूजिंग दैट जॉब उसके माइंड के अंदर रहेगा, स्ट्रक करता रहेगा, तब तक वो अगली नीड के ऊपर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो ये कुछ तरीके की उसकी नीड्स होती हैं। द वेरियस एक्शंस टेकन बाय एन इंडिविजुअल इज इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आर फाइंडिंग अ जॉब,
गेटिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, चूजिंग ए सिक्योर नेबरहुड फॉर स्टेइंग विद फैमिली। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सेफ्टी के साथ आपको कनेक्ट करती हैं, आपको चाहिए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पूरी हो गई, सेफ्टी पूरी हो गई। अब अगला क्या चाहिए? देखिए, एक आदमी को जब जॉब मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई, घर वाले भी सुरक्षित हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब उसको क्या चाहिए? अब उसकी नेक्स्ट नीड उसको मोटिवेट जो करती है वो होती है सोशल एनवायरनमेंट डेवलप करने की। तो नेक्स्ट नीड हमारी आती है सोशल नीड। अब ये जो सोशल नीड है, ये लव, बिलोंगिंगनेस, इससे मिलकर बनती है। अब इंसान को क्या चाहिए? मेरा सर्कल होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, एक सोशल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। When an individual is deprived of the above need, he she feel lonely and depressed। जब ये वाली नीड उसको नहीं मिलती है ना, तब वो क्या फील करता है? लोनली, डिप्रेस। कोई भूखा आदमी अकेला फील नहीं करता, वो सिर्फ भूख फील करता है। किसी के पास घर नहीं है तो वो घर बनाने के ऊपर फोकस करेगा, यहाँ पर उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा, डिप्रेशन फील नहीं होगा इन बातों को लेकर। तो उसका डिप्रेशन का जो कारण होगा वो होगा घर बनाना, खाना देना, बच्चों का पेट भरना, बेसिक इन एमिनिटीज को कंप्लीट करना, देन सेफ्टी के लेकर। और फिर उसकी बात आती है कि भैया अब मुझे इमोशनल फैक्टर अर्ज कर रहा है कि मैं अपना सोशल एनवायरनमेंट डेवलप करूं, लोगों को डेवलप करूं, उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनाऊं, ठीक है। देन फोर्थ नीड उसने बताई एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या? ठीक है भाई, सोशल, मेरे पास अब सोशल सर्कल तो आ गया, अब मेरे पास फैमिली भी है, सब है, अब मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, अब मुझे पहचान चाहिए, अब मुझे चाहिए वो सोसाइटी में लोग मुझे जाने, मेरी इज्जत करें, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, है ना, और मेरी बात की वैल्यू हो, लोग मुझसे सजेशंस लें, कनेक्टेड बनाएं, वो मुझे डेवलप करें एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं अपनी पर्सनल वर्थ को डेवलप करना चाहता हूं। अब मुझे खाली सोशल एनवायरनमेंट ही नहीं चाहिए, अब मुझे अपनी पर्सनैलिटी भी वर्थ वाइल प्रूव करनी है कि हाँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ किसी भी सोसाइटी में और मैं उसका एक वैल्यूबल पार्ट हूँ। ठीक। नेक्स्ट, लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? देखिए, आप सब कुछ हो गया, अब आपने सब कुछ हासिल कर लिया, अब आपके पास आपकी सेल्फ एस्टीम नीड भी आपकी पूरी हो रही है, अब लोग आपको जानते हैं, सलाह लेते हैं, सब कुछ है। लेकिन ये वो लास्ट में स्टेप आता है जहां आपको पता लगता है कि अभी भी मेरे अंदर बहुत सारा स्कोप बचा है, पोटेंशियल अभी मेरे अंदर बहुत कुछ है, चीजों को अडेप्ट करने के लिए मेरे पास बहुत एबिलिटी है। और जब आप उस एबिलिटी को, उस पोटेंशियल को पहचानते हैं और सब कुछ अचीव होने के बाद बाकी उस चीज को, जो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन को आप शांत करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जहां पर आप वर्क कर रहे हैं, आप अपनी फुल पोटेंशियल को पहचान के उस पोटेंशियलिटी को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जहां आप अपना बेस्ट वर्जन रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने बेस्ट वर्जन को पहचानते हैं और उसको डेवलप कर रहे हैं एज अ पर्सनल ग्रोथ और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के तौर पे देखते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं हमारी, इसी के जो हम सब पार्ट कह लें या कहते हैं एक कॉम्बिनेशन पार्ट कह लें, वो हमारी नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। ये थ्योरी दी थी डगलस मैकग्रेगर ने, सितंबर 1906 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक, तो डगलस मैकग्रेगर कहाँ? ये यूएसए मिशिगन, डेट्रॉइट में इनका जन्म हुआ था और 1960 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। ठीक, यानी कि यहाँ एंटरप्राइज को रिलेटेड बात करी जा रही है ऑब्वियसली, लेकिन क्या? ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करी जा रही है। हमने बात करी ना, न्यू क्लासिकल किसके ऊपर फोकस करती है? ह्यूमन अप्रोच। तो जहां भी नेट जैसे एग्जामिनेशन वगैरह में जहां एमसीक्यूज आपसे बात करी जाए और आपसे पूछा जाए, कहीं भी अगर ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई थ्योरी के बारे में पूछा जाए, तो आप जान जाइएगा कि वो न्यू क्लासिकल के अप्रोचेज है और उसके अंदर आने वाली आपकी दो थ्योरीज हैं, क्योंकि ये ऐसी थ्योरीज थी जो कंप्लीटली ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर ही बेस हो रही है, या आप कहते हैं कि उन पर डिपेंड होके या उन्हीं के ऊपर ही फोकस था उसका कंप्लीट। ठीक है, हैजा प्रो आगे बात कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा जाने गए अपनी थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई के लिए। इन्होंने और भी मैंने मोटिवेशनल और मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, बट सबसे ज्यादा जो इन्हें पहचान मिली वो अपनी थ्योरी एक्स एंड वाई के रिलेटेड मिली। 1960 में डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और वाई को फॉर्मुलेट किया, सजेस्टिंग टू एस्पेक्ट। इन्होंने क्या काम करा इस थ्योरी के थ्रू? इन्होंने हमें बताया कि ह्यूमन बिहेवियर दो तरीके का होता है, उसके दो एस्पेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट करे। पहला, वन ऑफ विच इज नेगेटिव, पहला वो जो नेगेटिव है, कौन सा? थ्योरी एक्स। नेक्स्ट, वो उस तरीके के लोग जो पॉजिटिव है, यानी थ्योरी वाई। तो यहाँ पर परसेप्शन बताया गया मैनेजर का ऑन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन वेरियस assumptions।
बहुत सारे अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल को लेकर एक मैनेजर का क्या परसेप्शन है, ये मैकग्रेगर ने इस थ्योरी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी। और इसका मानना था कि दो टाइप के हमारे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो अगर मैं एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं, थ्योरी एक्स वो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग होते हैं जो ना तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ना सेल्फ इनिशिएटिव होते हैं, ना वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ना वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन रहे, जिसकी वजह से उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अपनी जॉब के सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, बाकी उनका कोई फोकस नहीं होता। वो नहीं चाहते कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग उन्हें काम के लिए फोर्स करें, या उन्हें चाहिए डिक्टेटरशिप स्टाइल। ठीक, कि मैनेजर डिक्टेटर बन के रहे, सिर्फ काम दे, हम काम करें, अपने टाइम पे काम खत्म करें, अपना घर जाएं। ना तो हम ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बात करें, ना हम अपने डेवलपमेंट के लिए बात करें। हम एक एवरेज एम्प्लॉय की नीड के तौर पे ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करते रहें। ये चेंज करने से भी डरते हैं, ये नहीं चाहते ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हो। चेंज होगा तो हो सकता है हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आए, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसकी आंसरेबिलिटी भी हम में ही होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए थ्योरी एक्स वाई लोग अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करते, बचते हैं हर काम से। ठीक है, तो ये थ्योरी एक्स के लोग होते हैं। वहीं हम थ्योरी वाई के लोगों की बात करें, ये वो लोग होते हैं जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और ये मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं कंप्लीटली अपनी जॉब को एक सार्थक साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि जो वो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय चाहता है कि मैं थ्रेट के एनवायरनमेंट में डर के कोई ऐसा काम ना करूं, या फिर मुझे ऑटोक्रेटिक स्टाइल नहीं चाहिए अपने ऊपर, या तो मुझे डेमोक्रेटिक दो या मुझे लेजिस्लेयर दो। ठीक है, अब लेजिस्लेयर होगा तो वो खुद डिसीजन ले सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डायरेक्टेड है, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। उसे पता है अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी तो उसका जो डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट है, वो साथ में होगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा होते हैं थ्योरी एक्स के लोगों से। इनका एम्बिशन होता है, इनका एक गोल होता है, इनका एक विजन होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को एक मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। ये अपनी पूरी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ये वो लोग होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इनके अंदर पोटेंशियल होता है, और साथ में ये इनोवेटिव भी होते हैं। इनमें पोटेंशियल भी होता है और इनोवेटिव तरीके भी ये अडेप्ट करते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। they are creative, they are resourcefulness, their skills and capabilities are beyond their limits, they are logical capabilities। वो हर सिचुएशन को रैशनल सोचते हैं, समझते हैं, उसका एक रैशनलाइज आंसर लेके आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में मदद करते हैं। तो ये दो टाइप के आपके लोग हो गए, कौन कौन से भाई, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। जल्दी से बात कर लेते हैं इनका इम्प्लीकेशन क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इनका इंप्लीकेशन है। पहला, क्वाइट अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशन यूज, बहुत कम लोगों से जो थ्योरी एक्स के लोगों को यूज करना चाहेगा या रखना चाहेगा या उनसे काम लेना चाहेगा। थ्योरी एक्स के लोगों को एनकरेज करना इनका बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको ऑर्गेनाइजेशन में रखने का मतलब है कि एक टाइट कंट्रोल, एक टाइट सुपरविजन चाहिए। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट एम्प्लॉयज आर रिलक्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। उनको पता है कि इस तरीके के लोग ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज नहीं ला सकते, ये रोड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन भैया थ्योरी वाई की टेक्निक यूज करना पसंद करती है, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग इनिशिएटिव लेना जानते हैं, ये सेल्फ डायरेक्टेड है, ये सेल्फ मोटिवेटेड है, ये ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को खुद फाइंड करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लेके आएंगे और उनको ग्रैब करेंगे। ठीक, थ्योरी वाई एनकरेजेस डिसेंट्रलाइजेशन। भाई थ्योरी वाई के लोग कौन होते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का होल्ड ना रहे, जिससे कि हम फ्री हों डिसीजंस को लेने के लिए। ये चाहते हैं कि मैनेजर सुपरवाइज भी करें तो हमारे ऊपर कोई ऐसा नजर या शक के बेसिस पे ना करे, वो सिर्फ एक गाइडर के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे अपना रोल प्ले करे, बाकी काम हम पे छोड़ दे, हम काम को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थ्योरी वाई के लोग कौन है, ये सर्च करते हैं, डिस्कवर डिस्कवर करते हैं नए रास्ते ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। दे आर एस्पायर्ड वंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड एस्पिरेशंस। they are harmonized persons to match the employees with their coordination and coordinated and communication skills।
आई होप समझ में आई हो, कोई दिक्कत नहीं हो अभी तक। हमारी नियो क्लासिकल की जो जितनी भी हमारी ये थ्योरीज अप्रोचेस थी आज ये कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट में हम मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ेंगे, तो हमारी सीरीज के साथ आप कंटिन्यूटी में बना के रखिएगा। प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को। कोई प्रॉब्लम हो, सजेशन हो, कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विल रिप्लाई दैट। आप शेयर करिएगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम मोटिवेट हों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आने के लिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।